Hello everyone and welcome back to Minds Mind Tutorial. So our today's topic is seasonal and continuous breeders, जो कि टॉपिक जनरल एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी जो पेपर रहता है या हम लोग कह सकते हैं टॉपिक रहता है जूलॉजी में, उसके अंडर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं और बेसिकली हम ये रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं जिसमें सीजनल एंड कंटिन्यूस ब्रीडर्स टॉपिक रहता है. तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं इस टॉपिक के लिए. तो पहले हम सीजनल से रिलेटेड बात करेंगे. पहले एक नॉर्मल चीज आपको पता होना चाहिए क्या होती है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये दो रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस जो होता है वो मेन आपको पता होना चाहिए. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व रहता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा. इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व रहता है जनरल वे में, यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे. तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हम पहले भी पढ़ते आए हैं आज तक, तो हमें पता है एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस क्या होता है. तो सीजनल और कंटिन्यूस ब्रीडर में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही कंसेप्ट रहता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे थे. तो बात ये रहती कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेजोरिटी जो एनिमल्स की होती है उसमें सीजनल प्रोसेस ही देखने को मिलती है. दिस इज ऑफ कोर्स मोस्ट मार्क्ड इन दोज लिविंग इन दी टेम्परेचर एंड टेम्परेट या फिर पोलर रीजन जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सीजनल रिप्रोडक्शन जनरली देखने को मिलता है. और सीजनल रिप्रोडक्शन भी ऐसे एनिमल्स में या ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा जो कि टेम्परेट और जो पोलर रीजन्स होते हैं. पोलर तो होता क्या है, जो टेम्परेट और पोलर रीजन्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली उसके अंदर सीजनल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. अब आई होप आपको पता हो टेम्परेट रीजन्स और पोलर रीजन्स अर्थ पे किस तरह के होते हैं. जैसे नॉर्थ पोल पे कहा जाता है सबसे ज्यादा ठंड अगर पड़ती है तो नॉर्थ पोल पर होती है, तो नॉर्थ पोल से ज्यादा ठंड कहीं और जगह नहीं होती. इस टाइप से रीजन्स होते हैं. तो टेम्परेट पोलर रीजन्स में जो ऑर्गेनिज्म जनरली पाए जाते हैं उनमें सीजनल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन आएगा तभी वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज पूरे फुल ईयर के अंदर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. और वहीं अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स की तो उसका बेसिक पॉइंट यही रहता है कि वो पूरे थ्रू आउट दी सीजन रिप्रोडक्शन वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनका ये डिफरेंस आ जाता है. सो इन जनरल अगर हम बात करें तो जो ट्रॉपिक्स होते हैं, जो लीस्ट मार्क्ड रहते हैं ट्रॉपिक्स, वहां पर सीजन जो रहते हैं वो लीस्ट नोटिसेबल भी रहते हैं. ठीक है. सो एंड इन जनरल लीस्ट मार्क्ड इन ट्रॉपिक्स सबसे कम ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है. ट्रॉपिक्स रीजन में सीजनल रिप्रोडक्शन थोड़ा कम देखने को मिलेगा. बाकी जो ज्यादातर सीजनल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो टेम्परेट में और पोलर रीजन में मिलेगा. तो मैंने एरो से शो कर दिया कि टेम्परेट पोलर में ज्यादा देखने को मिलता है, ट्रॉपिक्स में कम देखने को मिलता है. और ट्रॉपिक्स में क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सीजन जो होते हैं वो लेस नोटिसेबल होते हैं. यहाँ ज्यादा सीजन चेंज होते ही नहीं है, तो जब सीजन ही चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वहां पर ऐसे सीजनल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में रहकर होगा भी क्या. तो ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक्स में थोड़ा सीजन कम चेंज होता है, इसलिए वहां सीजनल रिप्रोडक्शन भी कम देखने को मिलता है. अब गुड एग्जांपल अगर हम कोई सा देखना चाहें सीजनल रिप्रोडक्शन में तो जनरली बहुत सारे फाइला में मिलता है, लेकिन हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे फिर भी यहाँ पर. तो मैं यहाँ थोड़ा सा पहले तो एडजस्ट कर देती हूँ इसको. सीजनल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सीजनल में पहला एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर नीरीज का ले लेते हैं. नीरीज, ये पहला एग्जाम्पल लिया. अब नीरीज में क्या होता है, इसको रेगवॉर्म्स जो होता है वो भी कह सकते हो आप. इसमें एक रेगवॉर्म आता है, रेगवॉर्म. ठीक है. ये क्या करता है, ये ऑटम सीजन जब आता है, ऑटम का जो टाइम आता है उस टाइम पे ये स्पॉनिंग शो करता है. तो ऑटम के टाइम पर ये क्या करता है, स्पॉनिंग करता है. स्पॉन यानी इसका रिप्रोडक्शन का नाम आप स्पॉनिंग कह सकते हो. इसमें क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं इसकी सीलोम में, फिर वो मैच्योर करते हैं ग्रेजुअली अंटिल स्पॉनिंग. स्पॉनिंग के टाइम आने से पहले मतलब ऐसा है कि रिप्रोडक्शन ऑटम में हो रहा है, लेकिन ऑटम से पहले का जो टाइम रहेगा उस पहले के टाइम में भी अगर बात करें तो वहां पर प्रोसेस चलती रहती है उसकी बॉडी में. जैसे उसकी सीलोम का जो फॉर्मेशन होगा वहां पर, सीलोम के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो शुरू हो जाएगा, गैमेट्स मैच्योर होने लग जाएंगे ग्रेजुअली, स्पॉनिंग तक वो पूरी तरह से कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन जो रहता है लिबरेट देयर गैमेट्स विद इन अ डे और टू ऑफ वन अनदर. मतलब पहले पूरी प्रोसेस हो जाती है लेकिन गैमेट्स का लिबरेशन 1 या 2 दिन के अंदर हो जाता है. ऑल्दो यहाँ पर एक कहना चाहिए कोइंसिडेंस जो रहता है वो भी देखने को समझ में नहीं आता, फुली अंडरस्टूड नहीं आता लोगों को समझ में कि ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर सीजन में ऑर्गेनिजम्स को कैसे समझ में आता है कि ये सीजन शुरू हो रहा है और उसी सीजन के आसपास वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो पा रहे हैं. ये सारी चीजें का जो कोइंसिडेंस हो रहा है वो कहीं ना कहीं अभी फुली अंडरस्टूड नहीं है साइंटिस्ट को. एक चीज तो ये हो जाती है. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्रॉग का.
फ्रॉग। अब फ्रॉग की क्या कहानी होती है, ये स्पॉनिंग करता है जो अर्ली स्प्रिंग का टाइम होता है, शुरुआती स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग। अब आपको ये तो पहले से पता होना चाहिए कि स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है, ऑटम कौन सा होता है, फिर भी शॉर्ट में अगर नहीं पता तो बता देते हैं। ऑटम जनरली पतझड़ जैसे सीजन को कहते हैं, इसमें सारी पेड़ में से पत्तियां टूट जाएगी, नीचे आ जाएंगी। स्प्रिंग के अंदर ब्लूमिंग होगी फ्लावर्स की, फ्लावर्स अच्छे से ग्रो करने लगते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो फ्रॉग में क्या कहा था हमने, फ्रॉग जो रहते हैं अर्ली स्प्रिंग के टाइम पर कैनाची स्पॉनिंग शुरू करते हैं, और जो टेडपोल्स होते हैं वो हैच करने लगते हैं, फिर बिगिन करते हैं फीडिंग करने वाला जो प्रोसेस होता है, वो फीडिंग शुरू करते हैं, जैसे जैसे वेजिटेशन ग्रो होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे होती है। तो अर्ली स्प्रिंग से शुरुआत हो जाती है यहाँ पर, ये फ्रॉग का केस था। और इस तरह से वो ग्रो करके वेजिटेशन के ऊपर जब फ्रॉग पूरा बन जाता है तो वेजिटेशन पे फीड करना शुरू कर देता है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एम्परर पेंगुइन का। एम्परर पेंगुइन, अब एम्परर पेंगुइन के एग्जाम्पल में क्या होता है कि ये जनरली एंटार्क्टिक वाला जो पोर्शन होता है वहां पाया जाता है, एंटार्क्टिका जो रहता है, एंटार्क्टिक पोर्शन जो रहता है वहां पाया जाता है। तो वहां पर विंटर का जो टाइम होता है, विंटर का, तो मेनली एंटार्क्टिक में जो विंटर ठंड का टाइम तो वैसे भी वहां पर रहता है, तो उस टाइम पे ये एंटार्क्टिक में इंक्यूबेशन शुरू होता है, इनका सिंगल एग का इंक्यूबेशन होता है ड्यूरिंग दी टोटल डार्कनेस ऑफ एंटार्क्टिक विंटर। जब एंटार्क्टिक विंटर आता है, एंटार्क्टिक विंटर आता है, तो जो टोटल डार्कनेस का टाइम रहता है एंटार्क्टिक विंटर के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो टोटल डार्कनेस का जब टाइम रहता है उस टाइम पर इसके सिंगल एग का इंक्यूबेशन जो होता है, इंक्यूबेशन वो शुरू हो जाता है। इंक्यूबेशन यानी कि वो रेडी करने लगते हैं उसके एग को। तो ये एंटार्क्टिक विंटर की शुरुआत होती है, और टोटल डार्कनेस ऑफ एंटार्क्टिक विंटर में ये शुरुआत होने के बाद जो होता है यंग वन हैच करता है एट द टाइम व्हेन द आइस बिगिंस टू मेल्ट। ये इंक्यूबेशन का टाइम था टोटल डार्कनेस वाला एंटार्क्टिक विंटर का। और उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि जब आइस जो रहता है जब वो मेल्ट होने लग जाता है, बर्फ पिघलने लगती है, अब थोड़ा गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो उस टाइम पे यंग वन क्या करते हैं, हैच होते हैं। यंग वन उस एग में से बाहर आ जाते हैं। इंक्यूबेशन कौन से टाइम पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। उसके बाद यंग वन हैच कौन से टाइम पर हो रहा है, इस टाइम पर हो रहा है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आता है। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीज हो जाती है तो पेरेंट फिर उसके बाद अपने बच्चों को खाना खिलाने की, फ्रूट को फीडिंग करने वाली प्रोसेस को शुरू करते हैं। ये सारी चीजें एक के बाद होती जाती है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर रेड डियर का। रेड डियर जो रहते हैं वो जनरली कैसे टाइम पे मेटिंग करेंगे, वो ऑटम के टाइम पे मेटिंग करते हैं। तो मेटिंग का टाइम इनका क्या हो जाता है, ऑटम हो जाता है, ऑटम। ये तो यहाँ पर शुरुआत हो गई। और जो यंग वंस होते हैं वो अगला जो समर आता है, फॉलोइंग समर, तो यंग वंस की बर्थ, यंग वंस फॉलोइंग समर, मैं फॉलोइंग का FFG लिख देती हूँ। अगला जो समर आता है उसमें यंग वंस की बर्थ होती है। ये हो गया किसका स्टोरी, रेड डियर का हो गया। तो रेड डियर मेट्स इन दी ऑटम एंड यंग वंस आर बोर्न इन दी फॉलोइंग समर। मेटिंग और जो रटिंग पीरियड होता है वो यहाँ पर सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए होता है। ये जो मेटिंग या फिर रटिंग पीरियड होता है, RUTTING, तो मेटिंग और जो रटिंग पीरियड होता है वो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही, कुछ वीक्स के लिए वहां पर रहता है। और जो मेजोरिटी जो यहाँ पर काव्स होते हैं, यानी ये जो बच्चे होते हैं इनको काव्स भी आप कह सकते हो, काव्स प्लूरल फॉर्म है। तो काव्स जो रहते हैं वो उसी सेम मंथ में जनरली देखने को मिल जाते हैं कि सारे एक ही साथ फॉलोइंग समर जो रहेगा उसमें जनरली जिन्होंने भी मेटिंग परफॉर्म की थी ऑटम टाइम पे, उनके सारे यंग वंस वहां पर बर्थ उनकी हो जाती है। सो बाय कॉन्ट्रास्ट एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो कॉमन रेट रहता है, अगर हम उनकी बात करें, इनका कॉन्ट्रास्ट में यानी इनके अपोजिट बात कर रहे हैं हम, तो जो रेट रहता है जो नॉर्मली घरों में आपको देखने को मिलते हैं, वो रेट जो रहते हैं वो पूरे ईयर रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल्दो जो सीजन रहता है उनकी ग्रेटेस्ट एक्टिविटी का वो मार्च से लेकर जून तक का होता है, लेकिन फिर भी वो पूरे ईयर परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब तो कौन से थे, ये जितने आपने एक के बाद एक देखे वो सारे कौन से थे, ये सारे सीजनल ब्रीडर्स है, यानी कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ही रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। लेकिन इनके कॉन्ट्रास्ट हम बात करें, कॉन्ट्रास्ट में यानी इसके अपोजिट में बात करें, जो कॉमन रेट होता है, रेट में क्या होता है कि ये थ्रू आउट ब्रीडिंग करता है, पूरे ईयर ब्रीडिंग करता है। तो ये कंटिन्यूस ब्रीडर है। कैसा ब्रीडर है ये, कंटिन्यूस ब्रीडर है। लेकिन ये कंटिन्यूस ब्रीडर में भी एक चीज आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रिप्रोडक्शन फिर भी जिस टाइम पे कर सकता है वो मार्च टू जून का पीरियड होता है। मार्च से लेकर जून का जो पीरियड रहता है उसमें रेट्स का रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है। इसके अलावा भी वो पूरे ईयर रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जैसे जनवरी फरवरी जितना भी टाइम है, लेकिन उसमें ये वाला टाइम पीरियड इनका मेन टाइम पीरियड होता है। तो ये एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया। और फाइनली एक और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं लूं अगर कंटिन्यूस ब्रीडर का, तो उसमें आते हैं ह्यूमंस
ह्यूमंस तो सबसे मेन है ही। ह्यूमंस का जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऑल टाइम ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा यहाँ पर, विथ लिटिल सीजनल फ्लक्चुएशन, ज्यादा सीजन से उसमें यहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। एनीबडी कैन आस्क हाउ दीज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू द सीजनल चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट। कोई भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि सीजनल चेंजेस से ही, इन्वायरमेंट के चेंजेस से ही कैसे ये रिप्रोडक्शन यहाँ पर रिलेटेड हो जाता है। सो फॉलोइंग फ्यू एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एक एक बात एक देखते हैं हम यहाँ पर। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो यंग मैमल्स होते हैं, यंग मैमल्स यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यंग मैमल्स, इनमें जो गोनेट्स होते हैं यानी इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गोनेट्स जो रहते हैं वो बर्थ के टाइम से उनमें पाए जाते हैं, बर्थ के टाइम से। लेकिन बर्थ के टाइम से और बर्थ से ये जब कहना चाहिए यंग स्टेज तक आते हैं, तो उसमें ये जब तक जो गोनेट्स रहते हैं वो कैसे स्टेज में होते हैं, क्विसेंट रहते हैं। बर्थ के टाइम से जब तक ये लोग पूरी तरह मतलब मैच्योर हो, या फिर हम कह सकते हैं यंग या फिर टीनेज जैसे जो होती है उस टाइप से, तो रिप्रोड्यूसिंग एज जो रहती है वहां तक आने तक इस बीच में जो गोनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्विसेंट होते हैं। क्विसेंट, इसकी स्पेलिंग पे फोकस करना, कैसे होते हैं ये, क्विसेंट होते हैं। यानी कि रहते तो है लेकिन वो वर्किंग मोड में नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट रहते हुए भी मतलब कहना चाहिए एक्टिव नहीं रहते। आप उसको इस टाइप से समझ सकते हो, आई होप विजिबल होगा। तो जब एडल्ट साइज रहेगा या एडल्ट साइज अप्रोच होगा तो गोनेट्स जो रहते हैं फिर वो मैच्योर होने लगते हैं। यहाँ पर आके गोनेट्स पे यहाँ पर आके शुरुआत होती है उनके मैच्योर होने की, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा जिसमें, और उसके बाद जो जर्म सेल्स होंगे वो उसमें मैच्योर होने लगेंगे। जर्म सेल्स मैच्योर होंगे तो वहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जर्म सेल्स से बनते हैं गैमेट्स, तो उनका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर होती जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। ये सारे जो चेंजेस रहते हैं इनको माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि इस एज में यहाँ पर आकर हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होंगे, इस वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर शुरू होती है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को 2 डिग्री सेक्सुअल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं हम, वो भी यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये सारी चीजें एक के बाद होती जाती है। सो कुछ ऐसे मैमल्स जो होते हैं, जैसे जो डियर होता है, उसमें जैसे अभी हमने बात करा कि डियर के अंदर एक ही टाइम ऐसा आएगा जब वो वहां पर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जो डियर रहता है वहां पर 1 पीरियड ऐसा आता है इन ईच ईयर ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। वो जो पीरियड रहता है उसको कहते हैं ईस्ट्रस पीरियड या फिर ब्रीडिंग पीरियड। तो एक पीरियड आता है जिसको कहते हैं ईस्ट्रस। कुछ लोग इसको ये स्पेलिंग लिखते हैं ईस्ट्रस, और कुछ इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पीरियड, ईस्ट्रस पीरियड। और उसको आप ब्रीडिंग पीरियड भी कह सकते हो, ब्रीडिंग पीरियड, ये दोनों चीजें आप इसको कह सकते हो, ईस्ट्रस पीरियड या फिर ब्रीडिंग पीरियड। तो बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जैसे कि डियर। तो डियर के पूरे ईयर में, जैसे 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, उस 1 ईयर में कोई एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब उसका कौन सा टाइम रहेगा, ईस्ट्रस पीरियड का टाइम रहेगा या फिर ब्रीडिंग पीरियड का टाइम रहेगा। उसी तरह से डॉग्स में भी ऐसा होता है। तो डॉग्स में 2 ईस्ट्रस पीरियड आते हैं। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल 1 ईयर में एक ही टाइम जो दिया था वो डियर के लिए कहा था, उसी तरह से डॉग के 2 ईस्ट्रस पीरियड्स आते हैं। साल में 2 बार ऐसा टाइम आता है, एक तो होता है स्प्रिंग में और एक होता है ऑटम में। ये डॉग के अंदर होता है। तो ये 2 पीरियड्स आते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है नॉर्मली ह्यूमन फीमेल्स में, उसी तरह से, और नॉर्मली ह्यूमन फीमेल्स में हर मंथ वो पीरियड रहेगा, हर मंथ रहता है। उसी तरह से अगर हम एनिमल्स में बात करें तो इनके पीरियड्स इस टाइप से रहेंगे यहाँ पर। तो आपको ये चीज समझनी होगी। तो डॉग में स्प्रिंग और ऑटम। काऊ के अंदर अगर हम बात करें, काऊ के अंदर तो एवरी 21 डेज, हर 21 डेज के अंदर काउस के अंदर ईस्ट्रस पीरियड आ जाता है। उसके बाद वाइल्ड रैबिट जो रहती है फीमेल, वाइल्ड रैबिट फीमेल, उसकी बात कर लेते हैं। वाइल्ड रैबिट फीमेल, तो इसके अंदर हमेशा एक कंडीशन रहती है जिसमें वो मीटिंग परफॉर्म करती है, जो कि जनवरी से लेकर जून टाइम तक होती है। जनवरी से लेकर जून तक की देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। रिलीज ऑफ oocyte फ्रॉम द oocyte follicles ऑफ द ओवरी इन दिस एनिमल टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलस ऑफ कॉपुलेशन, वेरेज इन मेनी मैमल्स ओव्यूलेशन इज स्पॉन्टेनियस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईस्ट्रस। यानी कि कुछ एनिमल्स में कैसा होता है कि यहाँ पर कॉपुलेशन के बाद ओव्यूलेशन होता है,
वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर कॉपुलेशन वहां पर परफॉर्म होगा एनिमल के अंदर तो वहां पर ओव्यूलेशन भी होगा, यानी ओवम जो होगा वो रिलीज होगा ओवरी से, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स में जरूरी नहीं है, कुछ में नॉर्मली ओव्यूलेशन होता है और वो डिपेंडेंट नहीं होता है कॉपुलेशन के ऊपर। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें एनिमल्स में रहती, तो यहाँ पर जो रैबिट फीमेल का केस है उसमें ये थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कॉपुलेशन होगा तभी ओव्यूलेशन होगा, अदरवाइज वहां पर कोई ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं होता। सो द रिलीज ऑफ oocyte फ्रॉम द फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी इन द एनिमल टेक्स प्लेस ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस ऑफ कॉपुलेशन, वेयर इज इन मेनी मैमल्स ओव्यूलेशन इज स्पॉन्टेनियस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईस्ट्रस। ये सब पता होना था। ये डायग्राम एक आपके सामने, चेंजेस इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ईस्ट्रल साइकिल के लिए नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो ये 28 डेज का साइकिल आपको रिप्रेजेंट किया गया है। 14 डे जो रहता है उस पर ओव्यूलेशन होता है, ये रिपेयर होगा, इतने टाइम में ग्रोथ होगी, फिर ये यूटेरस का साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से ब्लड शेड हो रहा है तो यहाँ से यूटेरस का साइज डिक्रीज हो रहा है, ये सब चीजें देखने। इसके बाद एक डायग्राम आपके पास ये वाला भी आ जाता है। इसमें ओवरी एक ऑर्डिनरी एडल्ट साइकिल की शो की गई है, ग्राफिन फॉलिकल भी इसमें दिखाया गया है, ये ब्लड है, जर्मिनल इपिथीलियम ऊकोनियम फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है, ओव्यूलेशन हो गया, ओवरी से बाहर आया ओवम, तो उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। एम्प्टी स्पेस यहाँ पर रह गई, फिर उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी स्पेस के अंदर ब्लड फिल होने लगता है, उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, आपको पता होगा। उसके बाद वो कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है, ये चीजें हैं। उसके बाद आपके पास एक ये डायग्राम और है, इसमें डायग्राम्स शोइंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन रैबिट शो की गई है। पहले वाला डायग्राम में रिएक्शन लीडिंग टू ईस्ट्रस स्टेट है कि किस तरह से ईस्ट्रस स्टेट के पहले रिएक्शंस होती है, और दूसरे में बी डायग्राम में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग मेटिंग, यानी आफ्टर मेटिंग क्या क्या प्रोसेस होती है वो दिखाया गया है। तो देखिए लाइट जो होगी, सबसे पहले लाइट जो होगी वो नर्वस ट्रांसमिशन करवाएगी, हाइपोफाइसिस पे लाइट आई तो एक तरह से मेटिंग बिहेवियर देख रहे हो आप, तो लाइट इसके ऊपर आई। तो थर्ड चीज क्या हुई यहाँ पर कि एफएसएच और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थे उसके ऊपर इफेक्ट हुआ, तो उन्होंने रिलीज देखने को मिला उनका। फिर जो एफएसएच है वो यहाँ पर फॉलिकुलर ग्रोथ करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट्रोजन इन ओवेरियन फॉलिकल दिखाई गई है, ईस्ट्रोजन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आगे चलती हुई जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 का डायग्राम है, तो 6 के अंदर यहाँ पर इसमें 6 का ए डायग्राम इन्होंने नहीं लिखा, हम लोग फिर ठीक है हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पर ईस्ट्रस यूटेरस दिखाई गई है, यहाँ पर ईस्ट्रस वेजाइना शो की गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से शुरुआत हो रही है कि कॉपुलेशन का सर्विकल स्टिमुलेशन हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पर आगे जाकर आगे की प्रोसेस शुरू हुई। ये सब एक एक करके देखने को मिल रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड जो है नर्वस ट्रांसमिशन ऑफ एक्साइटेशन जो है वो फॉलो अप हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर आगे की प्रोसेस शुरू होती गई एक एक बाद एक। तो 3 4 5 3 के बाद यहाँ पर एफएसएच का हुआ। उसके बाद 4 नंबर पे आपको देखना है, 4 यहाँ पर इन्होंने कहाँ लिख दिया इसको, 4 थोड़ा सा हॉचपॉच डायग्राम, यहाँ 4 यहाँ पर है, ओव्यूलेशन हुआ। 5th के बाद यहाँ पर प्रोसेस दिखाई गई है। 6 में ल्यूटिनाइजेशन हुआ, 7 में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, 7 के बाद 8 में प्रोजेस्टेशनल यूटेरस दिखाया गया है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ जेस्टेशन शो किया गया है। ये सारी चीजें एक के बाद एक इस डायग्राम में आपको दिख रही होगी।